किस सोच में पड़ गए कामरान साहब। जीरे ने मेरी महवियत का सिलसिला तोड़ दिया। बोला, शायद आप ये सोच रहे हैं कि जीरा कहीं मुझे डबल क्रॉस न करे। अगर मुझे यही कुछ करना होता तो वहीं कर गुजरता जिस वक्त मैंने आपके लात रसीद की थी। उस वक्त मेरे पास इतना मौका था कि मैं लपक कर न सिर्फ नजदीकी दरख्त की ओट में चला जाता बल्कि चीख कर उन लोगों को भी खबरदार कर देता। वो उस वक्त बहुत आसानी से आपको जख्मी या हलाक कर सकते थे। और आप समझते हैं कि मेरे पास एक ही रिवॉल्वर था। जीरा मुस्कुराया, बोला, मेरे पास एक रिवॉल्वर और भी था। उसने अपनी पैंट का दायां पांचा पिंडली से ऊपर खिसकाया। उसने पिंडली के साथ एक और रिवॉल्वर बांध रखा था। फिर उसने बिजली किसी तेजी से रिवॉल्वर निकाल लिया। बोला, इसे निकालने में मुझे इससे ज्यादा देर नहीं लगती और मैं बहुत आसानी से आपको निशाना बना लेता। ये बातचीत करते हुए हम गली में पैदल ही चल रहे थे। वो बोला, आप शायद चलते चलते थक गए होंगे। असल में यहाँ मकान इतने छोटे हैं कि गिराज का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने कुछ फासले पर एक दुकान किराए पर लेकर उसे गिराज बना रखा है। मैंने संजीदगी से कहा, जीरे, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं ये कहूंगा कि तुम बोलते बहुत हो। जहां तक मेरे थकने का सवाल है तो ये बता दूं कि गुज़श्ता कई बरस से मैं मुसलसल भाग रहा हूं, कभी दुश्मनों के ताक़ुब में और कभी अपने दिफा में। उसने एक दरवाजे के सामने रुकते हुए कहा, छोड़िए इस बात को, मेरा घर आ गया। वो गालिबन कच्ची आबादी थी, इसलिए इलाके के तमाम मकान बेतरतीब और बेढब बने हुए थे। जिसे जहां और जितनी जगह मिली थी उसने वहां मकान बना लिया था। जीरे का मकान गालिबन 150 गज पर बना हुआ था। दरवाजे पर नया रंग रोगन भी था और कॉल बेल भी मौजूद थी। उसका मकान शायद उस इलाके के चंद अच्छे मकानों में से एक था। उसने कॉल बेल बजाई तो 16-17 बरस की एक लड़की ने दरवाजा खोला। जीरा बोला, शाजिया, बेटा ड्राइंग रूम खोलो, मेहमान आए हैं। वो जी भैया कहकर अंदर गायब हो गई। फिर फौरन ही दोबारा नमूदार हुई और बोली, आइए। जीरे के पीछे पीछे मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो जिसे उसके भाई ने शाजिया कहकर मुखातिब किया था आगे आगे थी। उसकी चाल में ऐसी कशिश थी कि दिल बे इख्तियार उसकी जानिब खिंच रहा था। उसकी आवाज में भी अजीब सी कशिश और नगमगी थी। जीरे का घर अंदर से मजीद खूबसूरत था और उसकी तामीर पर उसने खासा पैसा खर्च किया था, मगर उसने किसी आर्किटेक्ट से मशवरा नहीं लिया था, इसलिए उसमें चंद एक सुकुम भी थे। मैं बहरहाल यहाँ उसके मकान की तर्ज तामीर का जायजा लेने नहीं आया था, मुझे इसका मौका भी नहीं मिला था। शाजिया को देखकर न जाने क्यों मुझे कांता याद आ गई। शायद उसकी चाल भी इतनी पुरकशिश थी। वो एक दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। जीरे ने उससे कहा, फिलहाल हमें जरा बेहतरीन किस्म की कॉफी पिला दो, ये बहुत खास मेहमान हैं, इनका तारुफ करवाऊंगा तो तुम उछल पड़ोगी। ये कहकर वो आरास्ता ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में वॉल टू वॉल बेशकीमत कालीन था। सामने वाली दीवार पर गालिबन इकबाल मेहदी की बनाई हुई घोड़े की पेंटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त ये घोड़ा तस्वीर से निकलकर फरार हो जाएगा। दीवारों पर मजीद छोटी बड़ी 2-3 सीनरीज भी थीं। एक वसी और इस कैबिनेट में बेशुमार कप और ट्रॉफियां सजी हुई थीं। एक शेल्फ में इंतहाई मारूफ कलमकारों के नॉवल और दीवान भी करीने से सजे हुए थे। मैं सोफे पर गोया ठह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मीलों का सफर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था और मैं थके थके शिकस्ता से अंदाज में सोफे पर बैठा संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा था कि मेरा यहाँ रहना मुनासिब होगा। उस बुढ़े ने मुझे नाकाबिले तस्खीर तो बना दिया था, लेकिन मेरी ख्वाहिशात में भी कई 100 गुना इजाफा हो गया था। चंद मिनट के बाद शाजिया कमरे में ट्रॉली धकेलती हुई दाखिल हुई। उसमें भाप उगलती हुई कॉफी की मशहूर गुन महक हर चीज पर हावी थी। उसने कहा, लीजिए आप भी कॉफी पिएं और अपने मेहमान को भी पिलाएं। मुझे कॉफी ब्लेंड करने में खासी मेहनत करना पड़ी है और वक्त भी लगा है। उसने ट्रॉली मेरे आगे खिसका दी और बोली, लेना, कॉफी ठंडी हो गई तो मेरी सारी मेहनत अकारत चली जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कॉफी का कप उठाने की कोशिश की। मेरी नजर उसके खूबसूरत मखरूती हाथों पर पड़ी गई। मैंने एक प्लेट में दूसरे लवाजमात भी खुद ही निकाल लिए थे ताकि वो मुझसे मुखातिब ना हो। वो बोली, भैया आप कह रहे थे कि बहुत ही खास किस्म के मेहमान हैं। खास तो हैं, वरना आप कभी मुझे किसी ऐरे गैरे के सामने आने की इजाजत ही कब देते हैं। अब जरा इनका तारुफ भी करवा दें। मुझे तो वैन डैम या ग्रेगरी पैक की जवानी का एडिशन लग रहे हैं। ये कहीं तुर्क या ईरानी तो नहीं है। अपने रंग रूप और हुलिये से पाकिस्तानी तो लगते नहीं। वो मुसलसल बोल रही थी। उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो न सिर्फ ज़हीन है बल्कि बजला संज भी है और तालीम याफ्ता भी। जीरे ने कहा, इसकी बातों का बुरा मत मानिए, इसे तो बस बोलने का मौका मिलना चाहिए। फिर वो संजीदा होकर बोला, मेरी बहन शाजिया इंतहाई समझदार और ज़हीन बच्ची है। ये जितनी ट्रॉफियां, कप और सर्टिफिकेट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं वो सब इसी ने तकरीरों, शायरी, मजमून निगारी और एथलेटिक में जीते हैं। अगर मैंने आपका तारुफ करा भी दिया तो यकीन रखें वो उसी तक महदूद रहेगा। इसकी माँ तक को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमारा मेहमान कौन है। शाजिया बोली, भैया आपने तो मुझे मजीद सस्पेंस में मुब्तला कर दिया।
ये कोई वजीर या सफीर हैं या जेल से भागे हुए कोई खतरनाक मुजरिम जो आप इतनी राजदारी बरत रहे हैं? नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। मैंने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, जब आपने मुझे यकीन दिला दिया है कि बात इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी तो बता दें। मैंने तो यूं भी खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जीरे ने कहा, ये कामरान है शाजिया। वही कामरान जो, शाजिया बोली, जो दुनिया के कई खुफिया इदारों के लिए चैलेंज बनकर रह गया है, जिसने भारत की पुलिस को रॉ समेत तिगनी का नाच नचा दिया। उसने जीरे को मजीद नहीं बोलने दिया। वो मेरे बारे में शायद जीरे से भी ज्यादा जानती थी। फिर बोली, भैया आज इन्हें क्लिफ्टन ले जाएं और घोड़े की सवारी करवा दें। ये मुसलसल सामने वाले घोड़े की पेंटिंग को देखे जा रहे हैं। अरे भाई, यहाँ घोड़ों के अलावा इंसान भी हैं। मैंने बात बनाई, कहा, असल में मुझे घोड़े पालने का जुनून है। यूं भी मुझे अब तक जिंदगी में यही अंदाजा हुआ है कि घोड़ा इंसान से ज्यादा वफादार है। शाजिया तंजिया लहजे में बोली, अरे ये तो बोलते भी हैं। मैंने कहा, मैं क्लिफ्टन जाकर घोड़े की सवारी के लिए तैयार हूँ। शर्त बस ये है कि वो घोड़ा इसी किस्म का और इतना ही सरकश हो। मैंने पेंटिंग की तरफ इशारा किया। शाजिया संजीदा हो गई, बोली, क्या वाकई आपको शहसवारी का इतना ही शौक है? मैंने कहा, सरकश से सरकश घोड़ा मैंने राम किया है। मैं अगर ये ना होता जो आज हूँ तो कराची रेस कोर्स में मुझसे ज्यादा बेहतरीन घोड़े शायद ही किसी के पास होते, और शायद मैं खुद भी जॉकी होता। शाजिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। जीरे ने तंबीही लहजे में कहा, शाजी, कामरान साहब हमारे मेहमान हैं और तुम नहीं जानती कि। उसने जीरे की बात काट दी। बोली, जानती हूँ, और शायद आपसे कहीं ज्यादा जानती हूँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठकर मुल्की अखबारात के अलावा गैर मुल्की अखबारात भी पढ़ती रहती हूँ। फिर वो हंसकर बोली, हंसी मुझे इस बात पर आई थी कि ये खुद भी जॉकी बनने के ख्वाहिशमंद थे। इनके बोझ से तो दुनिया का फेवरेट और बरकरफ्तार घोड़ा भी सबसे आखिरी नंबर पर आता। मैंने जॉकी देखे हैं, वो लोग उमूमन धान पान से होते हैं ताकि घोड़े पर कम से कम बोझ हो। मैंने कहा, जब कोई शख्स जॉकी होता है शाजिया बीबी, तो वो उसी लिहाज से खुद को मेंटेन भी करता है। खैर, छोड़ो इस बहस को। ये बताओ, तुमने गैर मुल्की अखबारात में क्या पढ़ लिया मेरे बारे में? मैं अमेरिका का सदर तो नहीं हूँ। वो बोली, दुनिया भर के ज़राए अबलाग पर इस वक्त 99% यहूदियों का कब्जा है, और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी दुश्मन उन्हीं की यहूदी लॉबी है। मेरा ख्याल था कि उसने आम घरेलू लड़कियों की तरह BA पास कर लिया होगा, मगर उसका मुताला खासा वसी था। फिर मुझे उन ट्रॉफियों और कप्स का ख्याल आया जो उसने मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में जीते थे। जाहिर है आम लड़कियां इतनी अच्छी मुकर्रर होती हैं, ना इतनी ज़हीन तालिबे इल्म। मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। तभी पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि इस घर में फ़ोन भी मौजूद है। जीरे ने बढ़कर रिसीवर उठाया और बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में हेलो कहा। फिर वो दूसरी तरफ की बात सुनता रहा। मैं उसके चेहरे के तासुरात का बगौर जायजा ले रहा था। वो सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब दे रहा था। फिर काफी देर के बाद वो बोला, तुम्हें ये इत्तला कब मिली? अच्छा, मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना कि उस गोरे या उसके किसी आदमी को मेरे घर का इल्म नहीं होना चाहिए, ना इस फोन नंबर का। ये तुमने अच्छा किया कि मुझे इत्तला दे दी। बस इतना ही काफी है। कह दो कि मुझे उसके घर का इल्म नहीं है। अगर इसके खिलाफ हुआ तो तुम जानते ही हो कि मैं ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करता हूँ। बस अब फोन बंद कर दो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। यह कहकर उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। मुझे अंदाजा तो हो गया था कि फोन जीरे के किसी आदमी का था और वो पीटर के बारे में कुछ बता रहा था, मगर पूरी बात तो जीरा खुद ही बता सकता था। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के आसार थे और वो किसी गहरी सोच में गर्क था। मैंने कमरे की बोझल खामोशी को तोड़ा। किसका फोन था? वो बोला, मेरे एक साथी रब नवाज का था। कह रहा था कि वो गोरा सख्त तैश में है और समझ रहा है कि उसके आदमियों को मैंने ठिकाने लगाया है और आपके साथ मिलकर उसे डबल क्रॉस किया है। वो रब नवाज से मेरा ठिकाना पूछ रहा है। मैंने संजीदगी से कहा, मेरे ख्याल में तुम कुछ दिन के लिए ये जगह छोड़ दो। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। जीरे ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी जरूरत है कि वो यहाँ आकर मुझ पर वार करे और जिंदा वापस जाए? इस मोहल्ले के लोग मेरे लिए पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते हैं। मैं हर मौके पर इनकी मदद करता हूँ। आने वालों को पहले मोहल्ले वालों से निपटना पड़ेगा, वो भी उस सूरत में जब रब नवाज या मेरा कोई करीबी साथी पीटर को मेरा ठिकाना बता दे। मैंने कहा, जज्बाती बनकर मत सोचो। अपनी वजह से तुम अपनी मासूम बहन और बेगुनाह मोहल्ले वालों की जिंदगी दांव पर लगाओगे। अगर पीटर ने तुम्हारा ठिकाना मालूम कर लिया, और यकीनन वो कर भी लेगा, तो तुम्हारे साथ साथ शाजिया और मोहल्ले के दूसरे लोग भी शदीद खतरे में होंगे। फौरी तौर पर ये घर छोड़ दो। ये बुज़दिली नहीं, हिकमत अमली है। अगर शाजिया ना होती तो शायद मैं तुम्हें इसका मशवरा न देता, मगर जवान बहन की हिफाजत बहुत कठिन काम है नज़ीर अहमद। मेरी बात मान लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जीरा चंद लम्हे सोचता रहा, फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, आप ठीक कहते हैं, मैं कुछ अरसे के लिए ये मकान छोड़ देता हूँ। फिर वो शाजिया से मुखातिब हुआ, क्या आज नाश्ता बनाने का मूड नहीं है? मैंने कहा, नाश्ते को छोड़ो और यहाँ से निकलने की करो। शाजिया ने कहा,
मैं अभी 10 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। वो झपाक से अंदर वाले कमरे में चली गई। जीरा बोला, ऐसी भी क्या जल्दी है कामरान साहब? पीटर कोई जादूगर तो है नहीं कि फौरन मेरा पता मालूम कर ले। मैंने संजीदगी से कहा, एक बात बताओ, माँ और बहन के होते हुए तुमने इस गैर कानूनी राह को क्यों अपनाया? उसने कहा, लंबी कहानी है कामरान साहब, फुर्सत से सुनाऊंगा। बस ये समझ लें कि जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ नागुज़ीर हो गया था। बाप की मौत के बाद मैं नज़ीर अहमद से जीरा बदमाश बन गया। माँ इसी गम में बिस्तर से लग गई, मगर अब चाहूं भी तो इन राहों को नहीं छोड़ सकता। मैंने तो खुद सिर्फ मैट्रिक किया है, मगर शाजिया को शहर के इंतहाई महंगे स्कूल में तालीम दिलवाई है। हमारी बात अधूरी रह गई क्योंकि शाजिया उसी वक्त नाश्ते की ट्रे ले आई। इतने कम वक्त में उसने अच्छा खासा एहतमाम कर लिया था। गरम गरम तरतराते हुए पराठे, कबाब, फ्राई अंडे, मिल्क क्रीम और भुनी हुई कलेजी। शाजिया ने खनकती हुई आवाज में कहा, आप ज्यादा हैरान ना हो, कबाब, कलेजी और कीमा पहले से फ्रीजर में मौजूद था। मैंने इन चीजों को सिर्फ गर्म किया है। पराठे और अंडे फ्राई करने के लिए 10 मिनट काफी हैं। हम नाश्ते से फारिग होकर कॉफी पी रहे थे कि शाजिया एक मर्तबा फिर नमूदार हुई और बोली, मैंने जरूरी सामान की पैकिंग कर ली है, मगर भैया हम जाएंगे कहाँ? वो बोला, मैंने अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ कराची में एक ज़ेरे तामीर मकान का सौदा किया है। सोचा था कि जब वो हर तरह से मुकम्मल हो जाएगा तो वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। तुझे खुद भी तो अपनी सहेलियों को यहाँ बुलाते हुए शर्म आती है। वहाँ बिजली और पानी तो है, मगर दीवारों पर प्लास्टर नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है, मगर हमें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। कॉफी पीने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से घर से बेघर होना पड़ रहा है। अगर मुझ पर एतबार हो तो मुझे उस नए घर का एड्रेस बता दो। कभी मौका मिला तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। जीरे ने कहा, यह कैसे हो सकता है कामरान साहब, अभी आपके लिए हर तरफ खतरा है। मैं आपको भी साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनो। उसने मेरी बात काट दी, बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप खुद को इल्जाम क्यों दे रहे हैं? लालच में तो मैं ही आया था। आपने तो पीटर से नहीं कहा था कि मुझे गिरफ्तार करने या कत्ल करने के लिए जीरे को रकम दे दो। मैंने कहा, मगर तुम्हारी वालिदा तो बीमार है, उनसे क्या कहोगे कि अचानक यहाँ से क्यों जा रहे हो? वो बोला, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें कायल कर लूंगा। उनसे तो मैंने इतने झूठ बोले हैं कि अगर हिसाब करने बैठूं तो जिंदगी के सांस कम पड़ जाएं। रही शाजिया तो वो जानती है कि हम क्यों यहाँ से फरार हो रहे हैं। मेरे गलत किस्म के कामों पर वो भी कुड़ती है और कहती है कि भैया, जवान बहनों के भाई जब गुमराह हो जाते हैं तो अक्सर उसका खमियाजा बहनों को ही भुगतना पड़ता है। मैं उसकी बात सुनकर कांप जाता हूँ। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा वक्त आया तो मैं शाजिया को खुद अपने हाथों से मौत की नींद सुला दूंगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, कभी कभी इंसान को इतनी मोहलत भी नहीं मिलती कि वो मरते वक्त कलमा ही पढ़ ले। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे शाजिया को जिंदा रखना या मारना तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हारे इख्तियार में बस एक बात है, इस तारीक राह को छोड़ दो और अपने गुनाहों से तायब हो जाओ। वो बोला, आप भी मेरी मजबूरी नहीं समझते। उसने यूं कहा जैसे मैं किसी बैनुल-अक़वामी गैंग का लीडर हूं और उसकी मजबूरियां समझने से कासिर हूं। फिर बोला, मैं इस रास्ते पर इतना आगे बढ़ गया हूं कि अब मौत ही की सूरत में मेरी वापसी हो सकती है। मैंने कहा, यह तुम्हारी खाम ख्याली है जीरे, मैं भी पहले यही समझता था, मगर फिर मैंने इस राह को छोड़ दिया और देख लो आज भी जिंदा हूं। मौत तो बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों को नहीं छोड़ती। जब सांस पूरे हो जाते हैं तो कोई भी इंसान, वली हो या शैतान, उसे मरना पड़ता है। जिस दिन तुमने सिद्के दिल से इस बात पर यकीन कर लिया, उस दिन तुम ये रास्ता छोड़ दोगे। इससे कम से कम तुम्हारी मासूम और बेगुनाह बहन की इज्जत महफूज हो जाएगी। मैं मजीद कुछ कहने वाला था कि फोन की घंटी बजने लगी। जीरे ने मेरी तरफ सवालिया अंदाज से देखा कि फोन रिसीव करूं या नहीं। मैंने इशारे से उसे टेलीफोन रिसीव करने को कहा। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, हाँ रब नवाज, क्या तुम्हें यकीन है कि? मगर दिलावर इतना गया गुजरा तो नहीं है? अच्छा सुनो, मैं कुछ अरसे के लिए कराची से बाहर जा रहा हूँ। मैं खुद ही तुमसे राब्ता कर लूंगा। हाँ वो दिलावर के पास, हाँ वही। नहीं। जीरा मुस्तरिब होकर खड़ा हो गया, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं उससे ज्यादा मुस्तरिब था। मैंने कहा, क्या बात है? दिलावर का नाम सुनकर मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदही कर रही थी। जीरे ने कहा, पुलिस ने दिलावर को गिरफ्तार कर लिया। उसने यूं कहा जैसे दिलावर की गिरफ्तारी में उसका हाथ हो। फिर बोला, वहां बाकायदा पुलिस मुकाबला हुआ है। दिलावर के कई आदमी मारे गए हैं और कई शदीद जख्मी हैं। कई पुलिस वाले भी मारे गए हैं। मैंने मुस्तरिब होकर पूछा, और ग्लोरिया? वो बोला, ग्लोरिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मगर कुछ लोग उसे पुलिस की तहवील से निकाल ले गए। अब उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। मैं इतनी जोर से चीखा क्या कि जीरा भी सहम कर रह गया। मेरी आवाज सुनकर शाजिया भी सरासीमा सी कमरे में आ गई। मैंने कहा, अभी अपने आदमियों को फोन करो और मालूम करो कि ग्लोरिया को कौन लोग ले गए हैं। अगर वो पीटर के आदमी हुए तो मैं। जीरे ने कहा, आप फिक्र मत करें कामरान साहब, मैं अभी अपने आदमियों को फोन करता हूँ। हमें आधे घंटे के अंदर अंदर मालूम हो जाएगा कि ग्लोरिया को पुलिस की तहवील से किसने निकाला है।
हो सकता है वो आपका कोई हमदर्द या दोस्त हो। जीरे ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। फिर बोला, मैं अभी अपने आदमी को फोन करता हूँ, उससे कहूंगा कि मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, मगर तुमसे राब्ता रखूंगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो ग्लोरिया के बारे में तफसीलात बताओ। ये कहकर वो कोई नंबर डायल करने लगा। जितनी देर में उसने टेलीफोन पर अपने आदमी को हिदायत दी, मैं बेचैनी से कमरे में टहलता रहा। शाजिया बहुत गौर से मेरा जायजा ले रही थी। मैंने इसी दौरान में एक दफा भी नजर उठाकर उसे न देखा। फिर वो आहिस्ता से बोली, कामरान साहब, क्या मिस ग्लोरिया वाकई आपके लिए इतनी अहम है कि आप यूं परेशान हो गए? मैंने घूर कर उसे देखा। वो बुरी तरह सहम गई। शायद उस वक्त मेरी आंखों में भी खून उतरा हुआ था। मैंने कहा, तुम अहमियत की बात कर रही हो? ग्लोरिया मेरा दायां बाजू है। उसने एक दफा नहीं बल्कि सैकड़ों दफा मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। अगर वो पुलिस की तहवील में होती तो मुझे इतनी फिक्र ना होती। वहां से किसी को बाहर निकाल लेना कम से कम हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी मुझे ये है कि वो पीटर या माइकल के कब्जे में ना हो। वो लोग न सिर्फ उसके जरिए मुझे ब्लैकमेल करेंगे, बल्कि उस पर भी इतना तशद्दुद करेंगे कि वो मुर्दों से बदतर हो जाएगी। जीरे ने कहा, चलें कामरान साहब, अब ज्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद मैंने यूं ही वक्त गुजारी के लिए शाजिया से पूछा, तुम्हारी वालिदा को क्या बीमारी है? जीरा इलाज क्यों नहीं करवाता उनका? ये पैसा नाजायज तौर पर कमा रहा है, कम से कम उससे माँ का इलाज ही करवा ले, कुछ सवाब कमा लेगा। शाजिया तलखंदाज में मुस्कुराई, बोली, अम्मी को ऐसी बीमारी है कि उसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। भैया ने तो बहुत कोशिश की, मगर जब बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। मैं समझ गया कि जीरे की माँ कैंसर में मुब्तला है। उसी वक्त जीरा बोला, चलो शाजिया, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अम्मी को लेकर आता हूँ। शाजिया के सामान में 2 सूटकेस और एक शोल्डर बैग था। उसने शोल्डर बैग कंधे से लटकाया और सूटकेस उठाने लगी तो मैंने कहा, तुम रहने दो, मैं उठा लूंगा। वजन उठाने से तुम्हारे हाथ का कोई जोड़ ना निकल जाए। शाजिया तंजिया अंदाज में मुस्कुराई, बोली, आपको शायद अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं आम लड़की नहीं हूँ। ये सूटकेस तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे 4 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने बाकायदा मार्शल आर्ट्स की तरबियत ली है, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, बहुत सी लड़कियां मार्शल आर्ट्स में माहिर होती हैं, तुमने अगर ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली है तो क्या कमाल किया है। खैर, तुम जिद कर रही हो तो उठाओ सूटकेस। मैंने बात खत्म करने को कहा, वरना वो वहीं खड़ी खड़ी बहस करती रहती। वो लड़की मेरी समझ में अब तक नहीं आई थी। कहाँ एक सिक्का बंद बदमाश और किराए का कातिल, और कहाँ उसकी पढ़ी लिखी मुहज्जब बहन। इससे मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया कि जीरा अच्छे और पढ़े लिखे खानदान का फर्द था। बस हालात के जबर ने उसे इन राहों पर धकेल दिया था। मगर उसने अपनी बहन को न सिर्फ आला तालीम दिलवाई, बल्कि उसके हर शौक को पूरा भी किया। मुझे यकीन था कि शाजिया ड्राइविंग भी जानती होगी और स्विमिंग भी। मैंने इसरार करके निस्बतन बड़ा और भारी सूटकेस उसके हाथ से ले लिया। गाड़ी गली के नुक्कड़ पर खड़ी थी और उसके पास वही नौजवान मौजूद था जो गाड़ी गैराज में ले गया था। हमें देखकर वो तीर की तरह हमारी तरफ लपका और दोनों सूटकेस उठा लिए। मेरा ब्रीफकेस मेरे हाथ में था और शाजिया का भारी शोल्डर बैग उसके शाने से लटक रहा था। नौजवान ने सामान डिक्की में रखा। शाजिया ने कहा, गाड़ी रिवर्स करके गली में ले जाओ, अम्मी भी हमारे साथ जा रही हैं। हम दोनों वापस घर की तरफ चल दिए ताकि जीरे की मदद कर सकें। नौजवान ने गाड़ी रिवर्स की और उसे जीरे के दरवाजे से लगा दिया। उसी वक्त जीरा अंदर से बरामद हुआ। उसने दोनों हाथों पर एक इस्तिखानी वजूद उठा रखा था। वो जीरे की मां थी। उसकी हालत देखकर मैं लरस कर रह गया। सिर्फ आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो औरत अभी जिंदा है। वो कभी शाजिया ही की तरह खूबसूरत रही होगी, मगर अब उसके चेहरे पर सिर्फ आंखें थीं जिनसे अंदाजा होता था कि वो शाजिया की मां है। वैसी ही बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, मगर उन आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मैंने उसे सलाम किया तो उसने जवाब में कुछ कहा, मगर मुझे कुछ सुनाई न दिया। बस उसके होंठ हिलते नजर आए। आंखों से एहसास हुआ था कि वो मुस्कुराई भी है। जीरे ने एहतियात से मां को पिछली नशिस्त पर लेटा दिया। शाजिया भी पिछली नशिस्त पर बैठ गई और मां का सर अपने जानों पर रख लिया। जीरे ने घर को ताला लगाया और उस नौजवान से कहा, मैं मां को लेकर कोयटा जा रहा हूँ। सुना है कि वहां कोई बुजुर्ग कैंसर का इलाज करते हैं। मेरी वापसी तक घर का ख्याल रखना। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं पहले ही गाड़ी में बैठ चुका था। जीरे ने गाड़ी स्टार्ट की और बहुत एहतियात से ड्राइविंग करने लगा कि कहीं झटके से मां को तकलीफ न पहुंचे। मैं अपने हालात पर गौर करने लगा। मैं भी कैसा तीरा बख्त था कि खुद तो बरसों से मुसीबत में मुब्तला था ही, अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता था। जीरा मेरी वजह से तो दरबदर हो रहा था। मुझे इतना इत्मीनान जरूर था कि इसमें वो खुद भी बराबर का शरीक था। मैं ना भी होता तो शायद उसे घर छोड़ना पड़ता। शायद क्या बल्कि यकीनन पीटर जैसे शख्स से उसका साबिका नहीं पड़ा होगा। वो चंद घंटों में जीरे को ढूंढ निकालता, फिर उसे शायद अपनी जिंदगी से ही हाथ धोने पड़ते।